हेलो एवरीवन, दिस इज जोसेफ जॉन एंड वेलकम टू एड्यू मंत्रा। आज हम एड्यू मंत्रा में एक नया पोम दैट इज सिक्स्थ पोम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक अमेंडा को कवर अप करने वाले हैं। दिस इज रिटन बाय रॉबिन क्लीन। ये जो पोम है, इस पोम में आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम अमेंडा है, और ये जो अमेंडा है, अमेंडा के पेरेंट्स इसे बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिखाने के प्रोसेस में पेरेंट्स बच्चे की साइकोलॉजी को समझना भूल जाते हैं, और यहाँ पे उस बच्चे के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हैं वो चीज दिखाया गया हुआ है। एक बच्चा कैसे अच्छी चीजों को भी नेगेटिव तरीके से देखने लग जाता है, ये भी हमें बताया गया है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को अपने टेक्निक सिखाने के टेक्निक में बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना ज़रूरी है। उन्हें बच्चों को समझना, बच्चों के लेवल तक पहुँचना और उस हिसाब से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ हम अमेंडा से समझते हैं। लेट अस गेट इनटू द पोम एंड अंडरस्टैंड द पोम। फर्स्ट स्टैंजा में बोला गया हुआ है, Don't bite your nails, Amanda. Don't haunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं कि ये जो बच्ची है, ये बिल्कुल वो जो जनरल आदतें हैं जो छोटे बच्चे करते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्या कर रही है, अपने नेल्स को बाइट कर रही है। बच्चों को आपने देखा होगा नाखून काटते हुए। तो यहाँ पे पेरेंट्स सीधे डांट रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। फिर वो अपने शोल्डर्स को हॉन्च कर रही है। शोल्डर्स को हॉन्च करना मतलब एक हम्प टाइप क्रिएट करना, है ना। तो जैसे शोल्डर्स को आगे करोगे तो क्या होगा, पीछे एक हम्प टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो वो कुछ ऐसी बैठी हुई है। तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं डोंट हॉन्च अमेंडा, और उसके बाद वो स्लाउचिंग कर रही है। स्लाउचिंग क्या होता है, सर झुकाकर बिल्कुल लेजी तरीके से बैठने को स्लाउचिंग कहते हैं। तो वो स्लाउचिंग कर रही है। तो उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि डोंट स्लाउच अमेंडा, सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे बैठो। आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में अगर आप किसी भी सोसाइटी में, पार्टी में जाओगे और बच्चे बिल्कुल अगर नाखून काट रहे हैं या स्लाउश करके बैठे हुए हैं या हंच करके बैठे हुए हैं, तो पेरेंट्स को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि उनके बच्चे कम्युनिटी में प्रॉपरली एक स्टैंडर्ड तरीके से एक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल अच्छे तरीके से, मेंटेन्ड तरीके से रहना ही पेरेंट्स को पसंद है। बट यहाँ पे ये जो बच्ची है, वो इस कम्युनिटी के प्रेशर से, इस सोसाइटी के प्रेशर से, पेरेंट्स जो है सोसाइटी के हिसाब से इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, और इसके कारण उसके मन में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। हम सेकेंड स्टैंजा में देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। सेकेंड स्टैंजा में कहा गया हुआ है, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, a mermaid drifting blissfully। ये जो सेकेंड स्टैंजा है, इस सेकेंड स्टैंजा को ब्रैकेट में लिखा गया हुआ है। ब्रैकेट ये सिंबलाइज करता है कि ये जो स्टैंजा है इसमें कुछ मीनिंगफुल फ्रेज लिखा गया हुआ है, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे गए हुए हैं, है ना। तो ये जो स्टैंजा है ये अमेंडा के थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है। पिछले स्टैंजा में आपने देखा कि पेरेंट्स उसे डांट रहे थे, अब उसी डांट के बारे में अमेंडा क्या सोचती है ये बताया गया हुआ है। अमेंडा सोच रही है, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, बिल्कुल पीसफुल, बिल्कुल क्वाइट, काम एक सी है ना। और एमराल्ड सी है। एमराल्ड क्या होता है, आपने ग्रीन कलर का स्टोन देखा होगा। ये जो स्टोन है ये भी एमराल्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो एमराल्ड है, ये एमराल्ड कलर का सी है, ग्रीन कलर का सी है, पीसफुल है, काम है, कोई फोर्स नहीं है,
कोई इंसान परेशान करने के लिए नहीं है यहाँ पे, सराउंडिंग बहुत ही अच्छा है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी। और अमांडा इमेजिन कर रही है कि यहाँ पे सिर्फ एकमात्र एक इनहैबिटेंट है, मतलब एकमात्र एक पर्सन है जो कि यहाँ पे रहता है, और वो मैं हूँ। अ मरमेड, मैं एक मरमेड हूँ। मरमेड क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक क्रीचर जिसमें चेहरा जो रहता है वो लड़की का रहता है, बॉडी जो रहता है वो भी लड़की का रहता है, और जो टेल रहता है वो टेल फिश का होता है। तो वो कह रही है कि मैं एक मरमेड की तरह हूं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एंजॉय करके, ब्लिसफुली एंजॉय करके वो ड्रिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है इस सी में। तो यहाँ पे जो मरमेड है, मरमेड दो चीज को सिग्निफाई करता है। फर्स्ट थिंग इज फ्रीडम। एक मरमेड फ्रीली सी में जहां चाहे वहां पे मूव कर सकती है, उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो वो बोल रही है कि मैं एक मरमेड हूं और मैं फ्रीडम के साथ मूव करना चाहती हूँ एक एमराल्ड सी में, जहां पे कोई मुझे परेशान करने के लिए ना हो। सेकेंड चीज, मरमेड वंडर को सिंबलाइज करता है। वंडर मतलब आप जैसे ही एक मरमेड को देखोगे तो आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी कोई क्रीचर है कि आपने कभी नहीं देखा है ना, तो ऐसा भी कोई क्रीचर है क्या करके आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि किसी ने कभी नहीं देखा। तो ये एक काल्पनिक क्रीचर है। तो वो चाहती है, वो कहना चाह रही है कि मैं भी एक वंडर की तरह, मतलब कि दुनिया अगर कोई भी मुझे देखे तो वो हैरान हो जाए कि ऐसा भी इंसान है। तो वो फ्रीली अपने पोटेंट के साथ, अपने कैलिबर के साथ इस सी में फ्लो करना चाहती है। थर्ड स्टैंजा में बोला गया हुआ है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है एक अलग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि उनके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सोसाइटी के लिए था कि आप सोसाइटी में कैसे आपको बैठना है, अपने आप को कैसे एलिगेंटली रिप्रेजेंट करना है, इस चीज का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो घर के इंस्ट्रक्शंस है कि आपको कैसे घर पे मैनर मेंटेन करना है, कैसे घर को और अपने चीजों को कैसे मेंटेन करना है। कुछ चीज़ों को देखा जाए तो आप सोचोगे कि यार ये अच्छी चीज़ें हैं, हमें पेरेंट्स अच्छी चीज़ें, हमें सिस्टमैटिक होना सिखा रहे हैं, हर एक चीज़ को बैलेंस करना, मैनेज करना सिखा रहे हैं। बट एक छोटी सी बच्ची, उस बच्ची की वो जो इनोसेंस है, वो जो मासूमियत है, वो यहाँ पे खो रही है। क्यों? क्योंकि ये वो प्रेशियस टाइम है जिस समय पे उसे खेलना चाहिए था, और उस समय पे उसके पेरेंट्स उसे फोर्सफुली उसका होमवर्क करवा रहे हैं और उसको डांट के उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हुआ क्या, क्या तुमने अपने रूम को क्लीन अप किया क्या। तो जब खेलने का टाइम था, एंजॉय करने का टाइम था, वो सारा टाइम वो कहाँ पे डेडिकेट कर रही है, वो यहाँ पे घर पे छोटे छोटे काम कर कर उस टाइम को, एंजॉय करने वाले टाइम को यहाँ पे वो खो रही है। तो ये अमांडा के थॉट प्रोसेस में कैसा सिग्निफिकेंट चेंजेस लेकर आता है, ये हम देखते हैं फोर्थ स्टैंजा में। फोर्थ स्टैंजा में कहा गया हुआ है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ये जो फोर्थ स्टैंजा है, इस फोर्थ स्टैंजा को भी ब्रैकेट में ही लिखा है। इस स्टैंजा में अब अमांडा एक नए दुनिया में चली जाती है। पहले वो एमराल्ड सी के दुनिया में जाती थी, अब एक नई दुनिया में जाती है और नए दुनिया के बारे में सोचने लगती है। वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है। ऑर्फन कौन होते हैं? जिनके पेरेंट्स या तो मर जाते हैं या तो छोड़कर चले जाते हैं। तो वो कह रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई बॉन्ड करने वाला नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं स्ट्रीट में बिल्कुल फ्रीडम के साथ मूव कर रही हूँ, कोई मुझे रोक नहीं रहा है, फ्रीडम के साथ मैं मूव कर रही हूँ।
आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। आपको अगर इमेजिन करिए कि अगर आपको एक सैंड वाले रीजन में छोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली हमारी इच्छा क्या होती है कि वो रेत से हम कुछ ना तो कुछ नए नए पैटर्न्स बनाए, है ना। तो यहाँ पे भी वो जो बच्ची है वो बोल रही है कि मैं, मेरे जो पैर है बेयर फुट है, मतलब नंगे पैरों से, जिसमें कोई शूज़ नहीं है कुछ नहीं है, उस पैरों से मैं पैटर्न्स बना रही हूँ सॉफ्ट डस्ट में। यहाँ पे हर्ष्ड बोला गया है कि उसके जो पैर है वो हर्ष्ड है। हर्ष्ड मतलब साइलेंट है, मतलब वो साइलेंटली अपना काम कर रही है। यहाँ पे जो पैटर्निंग है, पैटर्निंग उसकी क्रिएटिविटी को बताता है। तो यहाँ पे ये बताया कि अमेंडा अपनी क्रिएटिविटी को निखारना चाहती है और वो कह रही है कि मैं चुपचाप, मेरे जो पैर है वो साइलेंटली नए क्रिएटिव चीज़ों को डेवलप कर रही हैं और मैं उस दुनिया में बहुत खुश हूँ। तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप सैंडी रीजन में होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग पूरा कंसंट्रेशन आपके काम पे होगा, आप उस चीज़ में खो जाओगे। जब भी जो भी चीज़ आप बना रहे हो आप उस चीज़ में खो जाओगे। तो वो कह रही है कि मेरा जो पैर है वो साइलेंटली एक क्रिएटिव काम कर रहा है एंड दिस साइलेंस इज गोल्डन। गोल्डन कलर, प्रेशियस चीज़ों को गोल्डन कलर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ बता रही है कि ये जो साइलेंस है ये बहुत ही प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो साइलेंस है, ये साइलेंस ही उसकी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में मदद करेगी। लोग उसे बार बार रोकेंगे, अगर रेस्ट्रिक्ट करेंगे, बॉन्ड करेंगे तो उसकी क्रिएटिविटी बंद जाएगी। तो वो बोल रही है कि ये जो साइलेंस है ये गोल्डन है, ये बहुत प्रेशियस है, मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बन जाऊंगी इससे। एंड द फ्रीडम इज स्वीट। वो कह रही है कि ये जो फ्रीडम है मेरे को कोई नहीं रोक रहा है, दिस फ्रीडम इज स्वीट। कोई भी किसी भी काम के लिए मुझे मना नहीं कर रहा है। तो ये जो फ्रीडम है ये बहुत ही स्वीट है, मैं बहुत क्रिएटिव बन पाऊंगी और मैं एक अच्छा लाइफ लीड कर पाऊंगी इससे। यहाँ पे थर्ड स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा के बीच में कॉन्ट्रास्ट भी देखा जाता है। सबसे पहले थर्ड स्टैंजा में पेरेंट्स डांट रहे थे कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क किया क्या। वो एक ऐसी दुनिया बनाती है जहाँ पे वो बोलती है कि वो रोड में है, स्ट्रीट में वो घूम रही है, तो वहाँ पे कुछ होमवर्क करना ही नहीं पड़ेगा। फिर उसके पेरेंट्स डांटते हैं कि क्या तुमने तुम्हारे रूम को टाइडी अप किया, क्लीन अप किया क्या। यहाँ पे उसका कोई घर ही नहीं है, तो वो डस्ट में घूम रही है और डस्ट में ही वो खुश है। उसको नहीं चाहिए इतना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, इतना सारे जो फैसिलिटीज जो पेरेंट्स दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं चाहिए मेरे को ये सब। फिर तीसरा, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि शूज़ को क्लीन करने के लिए वो एक ऐसी दुनिया चाहती है जहाँ पे उसके शूज़ हो ही नहीं, बेयर फीट वो घूम रही है और वो बेयर फीट डिज़ाइंस बना रही है डस्ट पे। तो वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी चीज़ें जो मेरे को रिस्ट्रिक्ट करे, बॉन्ड करे। मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहती हूँ, मैं एक फ्री लाइफ जीना चाहती हूँ। फिफ्थ स्टैंजा में बोला गया हुआ है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। इस पैराग्राफ में एक अलग सेट ऑफ ऑर्डर दिया गया हुआ है पेरेंट्स के द्वारा। पेरेंट्स कह रहे हैं कि डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। इमेजिन करिए कि अगर एक बच्चे को आप एक चॉकलेट देते हैं तो वो बच्चा क्या करेगा। सबसे पहले तुरंत वो उसे खोलेगा, वो जो चॉकलेट है, चॉकलेट को तोड़कर जितने जल्दी हो सके वो क्या करेगा, खाएगा, है ना। ये जो स्वीट टेस्ट है चॉकलेट का, ये टेस्ट सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग पसंद करते हैं। अगर एक बच्चे को रोका जाए कि वो ये चॉकलेट ना खाए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है अमेंडा से कि डू नॉट ईट दैट चॉकलेट, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये माना जाता है कि
चॉकलेट खाने से एक्ने होता है। एक्ने क्या होता है? पिंपल्स, आपके चेहरे पे जो पिंपल्स आ जाते हैं वो वर्सन अप हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स इस बच्ची के एक्सटर्नल अपीयरेंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, बट क्या एक छोटा बच्चा अपनी खूबसूरती के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है? नहीं होता। ज़्यादातर आप लोग देखते हो कि जब आप बड़े होने लगते हो तब आप अपने ब्यूटी के बारे में ध्यान देते हो और सारी चीज़ों के, खाने पीने, सारी चीज़ों के बारे में ध्यान देते हो। वो जो बच्ची है वो अपना ये जो स्वीट लाइफ है इसको जीना चाहती है, तो यहाँ पे उसको मना किया जा रहा है, डू नॉट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा। उसका जो बचपना है वो छीना जा रहा है। मम्मा उसको डांट रही है कि ये जो चॉकलेट है ये मत खाओ। यहाँ पे आखिरी में सेकंड लास्ट लाइन में ये बताया गया है कि अमेंडा ध्यान तक नहीं दे रही है, अमेंडा मम्मा की तरफ देख भी नहीं रही है, और मम्मा और ज़्यादा गुस्से में आ गई और मम्मा चिल्ला रही कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखो अमेंडा, है ना। तो ये जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही दुनिया में होते हैं, उनको नहीं पता होता कि चॉकलेट का नुकसान क्या है। तो शी वॉन्ट्स दैट टू लिव दैट ब्यूटिफुल स्वीट लाइफ, शी वॉन्ट्स टू टेस्ट द चॉकलेट। सिक्स्थ स्टैंजा में अमेंडा वापस से दूसरे दुनिया में पहुंच जाती है और सोचती है, आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, I'll certainly never let down my bright hair। इस स्टैंजा में अमेंडा वापस से एक अलग दुनिया में चली जाती है और वो सोचती है कि आई एम रेपुंजल। वो बोलती है कि मैं रेपुंजल हूँ। रेपुंजल कौन है? आप लोग जब छोटे थे तब आपने रेपुंजल की स्टोरी सुनी होगी, फेरी टेल सुना होगा। उसमें रेपुंजल को एक टावर के ऊपर कैप्टिव बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। कौन बंदी बनाता है? एक विच है जिसका नाम है डेमगोथैल। तो डेमगोथैल ऊपर इसे कैप्टिव बना लेती है और जब भी डेमगोथैल को ऊपर या तो नीचे आना होता है तो वो आवाज़ लगाती है और रेपुंजल क्या करती है? रेपुंजल के बहुत लंबे बाल होते हैं, वो अपने लंबे बालों को नीचे डाल देती है, उसको पकड़कर ये जो विच है ये ऊपर की तरफ आती और नीचे जाती। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था उस टावर से छूट के भागने का। तो यहाँ पे अमेंडा क्या कह रही है कि मैं रेपुंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेना है। अगर मैं ऊपर टावर में मुझे बांध दिया जाए, बंदी बना दिया जाए, तो मुझे किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं है, मुझे अकेले रहना है। तो आई हैव नॉट अ केयर। अभी आपने पिछले स्टैंजा में देखा कि पेरेंट्स कितना केयर कर रहे हैं उसके बारे में कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें एक्ने हो जाएगा। तो वो कह रही कि मुझे इन सारे केयर की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने दो। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल। तो वो कह रहे कि ये जो टावर में जो जिंदगी है वो बहुत ही पीसफुल है, ट्रैंक्विल, पीसफुल, काम है, बहुत ही अच्छा लाइफ है, कोई परेशान करने वाला नहीं है वहाँ पे। एंड रेयर, और रेयर है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है, कोई भी इंसान किसी भी इंसान से बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अकेली है। तो वो बोल रही है कि ये बहुत ही अजीब है, रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और वो ये भी कह रही है कि वो जो विच है, विच को ऊपर आने के लिए रेपुंजल क्या करती थी? वो अपने हेयर्स को गिरा देती थी। यहाँ पे अमेंडा कह रही है कि मैं अपने बालों को नीचे नहीं गिराऊंगी, ना मैं विच को भी मैं नहीं चाहती कि वो ऊपर की तरफ आए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, मैं कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं चाहती। सेवेंथ पैराग्राफ में पेरेंट्स वापस से डांटते हुए कहते हैं अमेंडा से, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमेंडा। लास्ट स्टैंजा में अमेंडा के पेरेंट्स वापस से उसे डांटते हुए कहते हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। सल्किंग क्या होता है? जब कोई गुस्सा दिखाए या अपसेट हो जाए तो उसे सल्किंग कहते हैं। तो यहाँ पे
ये जो बच्ची है ये एंगर दिखा रही है, गुस्सा दिखा रही है, अपसेट हो जा रही है। क्यों गुस्सा दिखा रही है, क्यों अपसेट हो रही है? क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे बार बार डांट रहे हैं, हर चीज में बॉन्ड कर रहे हैं, रोक कर रख रहे हैं। जो उसकी खुशियां थी वो इंजॉय नहीं कर पा रही है, तो वो गुस्सा दिखाना चालू कर दिया उसने। और अब उसके पेरेंट्स ही इस एंगर का रीजन है, और वो लोग डांट रहे हैं कि तुम बहुत ही सल्किंग कर रही हो, और ये जो सल्किंग है ये बंद कर दो। Then their parents are saying, you are always so moody, Amanda. मूडी होने का मतलब है कि मूड चेंज होते रहना, एकदम से नेगेटिव इमोशंस बार बार आना, टू बी सैड, टू बी ग्लूमी, टू बी डल। तो उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम बहुत मूडी हो, तुम हर टाइम सैड हो जाती हो, तुम हर टाइम अपसेट हो जाती हो। और अपसेट होने का रीज़न, सच में रीज़न कौन है? पेरेंट्स ही रीज़न है। वही इतने बार डांट रहे हैं उसे कि वो मूडी हो जाती है, और वो फिर डांट रहे हैं दैट यू आर मूडी, अमेंडा। देन लास्ट लाइन में वो कहते हैं, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। और पेरेंट्स अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि बाकी लोग जो भी देखेंगे वो देखकर क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर नैगिंग किया। नैगिंग करना मतलब क्या होता है? इरिटेशन दिखाना, बार बार कंप्लेंट करके इरिटेशन दिखाने को नैगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सच्चाई यही है कि पेरेंट्स बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स बार बार डांट रहे हैं और नैगिंग कर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो कम्युनिटी को दिखाना भी नहीं चाहते कि उनके नैगिंग के कारण ये जो बच्ची है ये परेशान है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को भी ये जो नैगिंग है, इस नैगिंग के बारे में समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको बच्चे के लेवल तक आकर उनसे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप जिससे बात कर रहे हो उसके साइकोलॉजी तक, उसके लेवल तक उतर कर उससे बात नहीं करोगे, तब तक आप उसके मन के अंदर क्या है आप नहीं समझ पाओगे। चाहे ही पेरेंट्स जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, ताकि अमांडा एक कम्युनिटी में एक अच्छा पर्सन बने, वो एक अच्छा सिटीजन बने, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जिए, इसीलिए पेरेंट्स सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट कहीं ना तो कहीं इस प्रोसेस में वो अपनी बच्ची को अपने आप से दूर करते जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी ये जो ओवर प्रोटेक्शन है वो थोड़ा कम करना है, और ये जो नैगिंग है उसको समझते हुए बच्चों को और थोड़ा प्यार के साथ हैंडल करना सीखना ज़रूरी है। With this, we have completed up the chapter. Now let us go towards the reflections and understand the reflection. The first reflection is coercion. What is coercion? जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को किसी काम करने के लिए फोर्स करता है उसे कोercion कहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि पेरेंट्स सबसे पहले तो सोसाइटी के प्रेशर के कारण वो फोर्स करते हैं कि ये जो बच्ची है ये चेंज हो जाए, ये हंच ना करे, ये स्लाउचिंग ना करे, ये अपने मन मर्जी के हिसाब से बैठ भी नहीं सकती थी। फिर हमने देखा कि उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से उसको टीचिंग दी जाती है। सराउंडिंग्स का प्रेशर रहता है कि उसके घर को कैसे टाइडी अप करना है, उसके जूतों को कैसे क्लीन अप करना है। फिर हमने देखा कि एलिगेंट दिखने का प्रेशर, खूबसूरत दिखने का प्रेशर, कि चॉकलेट भी मत खाओ, आपको एक्नी हो जाएगा तो आप खूबसूरत नहीं दिखोगे। तो हर जगह से एक प्रेशर है, और इन सारे प्रेशर्स बिल्डअप करने के बाद लास्ट में जब ये बच्ची सैड हो जा रही है तो पेरेंट्स उसको और प्रेशराइज कर रहे हैं कि सैड मत हो। तो ये जो कोercion है, ये जो फोर्सिंग है, हम करते हैं क्योंकि हम कम्युनिटी के सामने और अपने आप को वेल मेंटेन रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना चालू करते हैं। ये चेंजेस ज़रूरी भी है। एक तरीके से अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो ये चेंजेस ज़रूरी भी है। जो अच्छी चीज़ है वो सारी चीज़ें ही पेरेंट्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इन छोटे छोटे इवेंट्स के कारण वो जो बच्ची का मन है वो बहुत ही रेबल होते जा रहा है। वो
पेरेंट्स को नफरत करने लग गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये समझना है कि जी हाँ, जब भी हम काम करेंगे या कुछ भी चीज़ नए इंसान को सिखाएंगे तो ज़रूर सामने वाले को दर्द होगा, और उस दर्द को, उस साइकोलॉजी को समझना हमारा काम है। दर्द देने के बाद उसे समझकर उसे ठीक करना भी हमारा काम है। वो जो छोटी छोटी बातें हैं, वो छोटी बातें करना भी ज़रूरी है, बट उसे प्यार से समझाना और उस बच्चे के मन तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये जो फोर्सफुल हम एक एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं, इसको हमें समझना और समझाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। Here we have ended up with the reflections. Now let us go towards the poetic device and understand the poetic device. हमारा सबसे पहला poetic device है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? जब हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम मेटाफर कहते हैं, बट कंपैरिजन में भी वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होना चाहिए। इनडायरेक्ट कंपैरिजन का क्या मतलब है? जहाँ पे हम लाइक और एज जैसे वर्ड्स को बिना यूज किए हम कंपेयर कर रहे हो। अगर हम यूज करेंगे तो वो डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा। जब हम बिना यूज करे हम कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। दीज आर मेटाफर्स। इस पोएम में हमने देखा कि अमेंडा अपने आप को ऑर्फन से कंपेयर करती है, कहती है कि आई एम एन ऑर्फन, है ना। तो यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है, अपने आप को अनाथ देखना, कि वो चाहती थी कि वो फ्रीली घूम सके अनाथ की तरह। तो दिस इज अ कंपैरिजन, इसे मेटाफर कहेंगे हम, है ना। फिर दूसरी चीज आपने देखा कि जो सी है, सी को एमराल्ड की तरह बोला गया है, स्टोन की तरह बोला गया है, बट वहां पे रेफरेंस क्या था कि जो एमराल्ड का ग्रीन कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन कलर का सी था वहां पे। तो दिस इज अ कंपैरिजन, सी को एमराल्ड बोला गया है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेटाफर। फिर हमने देखा कि बोला गया है कि साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस गोल्डन, रेफरेंस क्या है? साइलेंस को गोल्डन से कंपेयर किया गया हुआ है, बट गोल्डन का रेफरेंस क्या है? प्रेशियस। तो दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एज मेटाफर। फिर बोला गया है द फ्रीडम इज स्वीट। फ्रीडम स्वीट है, तो फ्रीडम को स्वीटनेस से कंपेयर किया गया हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो अ मेटाफर। अमेंडा अपने आप को रेपुंजल से भी कंपेयर करती है, दैट इज ऑल्सो अ मेटाफर। Now let us go towards the second poetic device, that is alliteration. Alliteration क्या होता है? जब कोई वर्ड्स एक दूसरे के पास में हो या तो वेल कनेक्टेड वर्ड्स के बीच में हो और उनका स्टार्टिंग साउंड सेम हो, वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम हो, तो उसे हम alliteration कहते हैं। कंसोनेंट साउंड भी हो सकता है स्टार्टिंग साउंड, वॉवल साउंड भी हो सकता है। पहले माना जाता था कि सिर्फ कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स और जो कि सेम वर्ड्स हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। बट अभी हम कंसोनेंट को भी मानते हैं, वॉवल्स को भी मानते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा इस पोएम में फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्टॉप दैट के बाद स्लाउचिंग, स्टॉप और स्लाउचिंग स से चालू हो रहा है, दैट इज एलिट्रेशन। एंड सिट, तो सिट भी स से चालू हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन, स। और स्ट्रेट, तो स्ट्रेट भी स से ही चालू हो रहा है। तो ये सारे ही वर्ड्स एलिट्रेशन है। सेकेंड स्टैंजा के सेकेंड लाइन में इनहैबिटेंट इज, ई साउंड से चालू होता है, दैट इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन। स्टैंजा 3 में लाइन 1, यू फिनिश योर, यू और योर, दैट इज ऑल्सो एलिट्रेशन। लाइन 2 में यू टाइडी योर, यू, तो वो भी एलिट्रेशन है। और लाइन 3 में आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, तो आई एलिट्रेशन है, थॉट, टोल्ड ऑल्सो इज एलिट्रेशन, यू योर इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन। फिर स्टैंजा 4 में लाइन 1 में एम एन, दैट इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन।
Stanza 5 में line 2, Acne Amanda, that is also alliteration. Stanza 6 में line 2, that is Tar is tranquil, Tar, that is also alliteration. Stanza 7 में line 3, Think that is also an alliteration. हमारा थर्ड पोएटिक डिवाइस है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? जब भी हम किसी पर्सन का या प्लेस का या किसी स्टेटमेंट का रेफरेंस ले, वो भी हिस्ट्री से या तो रिलीजन से या तो लिटरेचर से, जब भी हम रेफरेंस लेते हैं तो उन्हें हम एल्यूजन कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मरमेड एक वर्ड आया है। ये जो मरमेड है, ये पुराने लिटरेचर में, फेरी टेल्स में मरमेड एक कैरेक्टर बना दिया जाता था। तो दिस इज अ एल्यूजन। और वैसे ही रेपुंजल भी एक लिटरेचर का, ये फेरी टेल का एक पार्ट है, तो दैट इज ऑल्सो एल्यूजन। हमारा फोर्थ पोएटिक डिवाइस है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होता है? आपने देखा है कि लाइन्स के एंड वर्ड्स को हम लेते हैं, हर लाइन के एंड वर्ड्स को लेते हैं, और उस एंड वर्ड के एंडिंग पॉइंट में जो साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड को हम अल्फाबेट्स डिनोट करते हैं सीक्वेंशियल ऑर्डर में। ये मैंने आपको पहले भी दूसरे पोएम्स में भी सिखाया है। हम राइमिंग स्कीम यहाँ पे पैटर्न को देखते हैं। पहला जो पैराग्राफ है, पहला जो स्टैंजा है, उस स्टैंजा में जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो कुछ अलग है, सेकंड में कुछ अलग है, थर्ड वाला फर्स्ट स्टैंजा के पैटर्न में ही कुछ फॉलो अप कर रहा है। देखते हैं हम। फर्स्ट स्टैंजा में आपको एक पैटर्न दिखेगा ए ए बी ए, और सेकंड स्टैंजा में ए ए ए। अगर आप इंडिविजुअली लोगे तो ए ए ए करके पैटर्न दिखेगा। फिर थर्ड स्टैंजा को आप लोगे तो वहां पे भी ए ए बी ए का पैटर्न फॉर्म होगा, और ऑल्टरनेट वापस से ए ए ए का पैटर्न फॉर्म होगा। तो ऐसे इंडिविजुअल स्टैंजास के पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम कंप्लीट जो पोएम है, पोएम के राइमिंग पैटर्न को देखेंगे तो वो होगा ए ए बी ए, सी सी सी, ए ए डी ए, ई ई ई, ए ए एफ ए, जी जी जी, ए ए एच ए। और इसी के साथ हमारा पोएम खत्म होता है। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।